नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि धरती से जुड़ी ये खबर आपको खुश कर देगी। जी हां दोस्तों, ओजोन लेयर में छेद भरने लगा है। दोस्तों, आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले 4 पॉइंट को कवर करेंगे। जो पहला पॉइंट हमारा होगा वो ओजोन लेयर का क्या काम है धरती के लिए। दूसरा पॉइंट, ओजोन लेयर को किस तरह का खतरा था। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा, किन वजहों से इस लेयर को नुकसान पहुंच रहा था। जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, क्या अब तक खतरा पूरी तरह से टल चुका है। जी हाँ दोस्तों, 80 के दशक में ओजोन परत को लेकर आई एक रिपोर्ट ने सभी के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक घातक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने वाली धरती की यह परत कमजोर पड़ रही है और छेद हो गया इसमें। जी हाँ दोस्तों, तब से हमारे सामने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां बढ़ती ही गई। ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वनों का तेजी से कम होना। दोस्तों, बता दें कि इनके सामने लाचार नजर आया है इंसान। इन पर बात तो खूब हो रही थी, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन कम से कम ओजोन परत में छेद के मामले में कुछ सफलता जरूर मिली। संयुक्त राष्ट्र के एनवायरनमेंट प्रोग्राम को ओजोन परत में हुए नुकसान की भरपाई करने में सफलता हासिल हुई है। दोस्तों बता दें कि ओजोन परत में हुए छेद को बढ़ने से रोकने के लिए सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए गए थे। इसका मकसद था कि समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में मिलने वाले ओजोन लेयर को कमजोर होने से रोकना। यह लेयर धरती की सतह से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है और इसी लेयर में हमारा विमान उड़ान भरता है। दोस्तों, धरती के चारों तरफ फैली पतली सी यह परत बेहद जरूरी है। इसे नील ग्रह पर जीवन को बचाए रखने के लिए यहाँ परत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों का काफी हिस्सा रोक लेती है। दोस्तों, अगर ये किरणें पूरी ताकत से सीधे धरती से टकराए तो इनकी वजह से इंसानों समेत सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों डीएनए पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, बता दें कि इंसानों में स्किन कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं। साथ ही कम हो सकती है खेती और उपज, जिससे सीधे सीधे भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, बता दें कि ओजोन लेयर की इतनी महत्वपूर्ण परत को नुकसान कैसे पहुंच रहा है। दोस्तों, कुछ हानिकारक गैस खलनायक हैं। इस मामले में इनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन है। इनको संयुक्त रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFSS कहते हैं। करीब एक सदी पहले इन गैसों को अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन और मैथिल क्लोराइड की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माना जाता था। चीजों को ठंडा करने के लिए धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है इनका उपयोग, लेकिन फिर पता चला कि तीनों तो बेहद खतरनाक गैस है, बेहद जहरीली, और इनकी वजह से कई घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में CFSC का इस्तेमाल तमाम जगहों पर होने लगा था, जिसमें रेफ्रिजरेटर जो आप घर पे यूज करते हैं, एयर कंडीशनर, पेंट स्प्रे, हेयर कंडीशनर और दूसरे हेल्थ प्रोडक्ट्स में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले CFCS का इस्तेमाल हुआ था अमेरिका में। वहाँ के कुछ प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया था। बाद में पूरी दुनिया में इसका उपयोग होने लगा। दोस्तों, बता दें कि 60 के दशक में इसका प्रोडक्शन चरम पर पहुंच गया। हर साल लगभग 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने लगा इसका। धरती के निचले वातावरण में CFCS से कोई बड़ा खतरा नहीं दिखा। वहाँ ये गैस निष्क्रिय थी और सुरक्षित थी। लेकिन 1974 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर CFCS बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन करती है। वहां इनकी वजह से इन ऑर्गेनिक क्लोरीन बनती है। ये तत्व बेहद ही घातक है ओजोन लेयर के लिए। दोस्तों, गर्मियों में यह छेद गायब हो जाता है, तब ओजोन की कमी होती है। मध्य आकांक्षा के ऊपर बसंत ऋतु में ओजोन लेयर को कमजोर होना हर साल बढ़ता ही जा रहा था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में छेद का पता लगाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे इसे सुधारा जाए। संकट जीवन पर खड़ा था। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से 1985 में ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को बुलाया गया। इसके 2 साल बाद 1987 में
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, उन चीजों के उत्पादन और इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात की गई जिनकी वजह से ओजोन को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण सहयोग की दिशा में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। दोस्तों, इसके परिणाम भी दिखने लगे। साल 2000 तक स्ट्रेटोस्फीयर में क्लोरीन और ब्रोमीन का स्तर गिरना शुरू हो गया था। दोस्तों, यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार CFCS के तहत आने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल जनवरी 1996 तक ज्यादातर जगहों पर बंद कर दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत वैज्ञानिक की एक समिति भी बनाई गई जो हर 4 साल पर ओजोन लेयर पर अपनी रिपोर्ट देती है। इस पैनल की 10वीं रिपोर्ट साल 2022 में आई थी। इसमें बताया गया था कि ओजोन को नुकसान पहुंचने वाले तत्व वातावरण में घटे हैं और इससे लेयर में सुधार हो रहा है। सबसे अच्छी खबर आई है स्ट्रेटोस्फीयर और अंटार्कटिका के लोअर स्ट्रेटोस्फीयर से। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद ओजोन का छेद छोटा हुआ है। साल 2019 में ओजोन होल 1980 के दशक के बाद सबसे छोटा है। दोस्तों, नासा के अर्थ साइंस डिवीजन के अनुसार 2019 में ओजोन का औसत एरिया 23.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर रह गया था और इसमें लगातार कमी आ रही थी। नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में अर्थ साइंस के चीफ साइंटिस्ट पॉल न्यूमैन कहते हैं कि ओजोन परत में हुआ छेद समय के साथ लगातार छोटा हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत उठाए गए कदम असर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। आई होप आज की खबर आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।